हेलो दोस्तों। तो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ठीक है, आप लोग बहुत बढ़िया हैं, मजे में हैं और एकदम बिंदास हैं। अभी अभी सोकर उठे हैं क्या? ठीक है, मैं तो उठा हूँ अभी अभी सोकर। चलिए, तो आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, और आई शुड से लाइक दिस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इन दिस क्लास about the second challenge that we faced after gaining the independence, ठीक है। तो ये जो है सी बी एस ई, एक मिनट, एक क्या कलाकारी है भाई साहब, है भाई साहब, सी बी एस ई, ठीक है, एन सी ई आर टी, एन सी आर टी क्लास 12th का ये है चैप्टर। चैप्टर कौन सा है ये भाई? ये है चैप्टर सेकंड, ठीक है। और ये क्या है? पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 रहने वाला है ये, एंड वी आर गोइंग टू लर्न थोरली अबाउट दिस चैप्टर एंड द चैलेंजेस दैट इंडिया फेस्ड आफ्टर गेनिंग द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। ओके, नाउ नाउ now the thing comes like, you can become the part of this community, you can join the channel and you can contribute your love, you can show your love towards this channel. Okay, if you are getting anything from this channel, if you are understanding the hard work that I'm doing, okay, so you can contribute your love, ठीक है। और you can subscribe, you have to subscribe, okay। if you are here, you are watching to this channel, you are watching this video, so please subscribe and do not forget to share this video to your friends and in your other circles, in your groups, so that the people also can get the benefit out of it. Okay, so I would like to start the video now without wasting any minute second. So I welcome you all to the channel. I'm your friend Arun Shamu. Now this is the cartoon that you will see when you start your reading this chapter, and ये जो कार्टून है हम इसके बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, but what we are going to see in this chapter, like एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है। क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे कि इंडिया वाज गोइंग थ्रू सर्टेन चैलेंजेस व्हेन इंडिया गेन द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। तो वो चैलेंजेस क्या थे? दोज चैलेंजेस आर वेरी एमिनेंट and we must have the information regarding all those challenges. Okay, I hope you are getting what I am saying. So यहाँ पर जो पहला चैलेंज था वो था यूनिफिकेशन का, that we have already learned in the previous chapter. unification Unification of India, that was done by the Sardar Patel, and he was the Iron Man of India. He was also known as the Bismarck of India for uniting, sorry, the इंडिया, ठीक है। इसलिए ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए भाई साहब। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का। नाउ यू कुड हैव अज्यूम योरसेल्फ, ठीक है। आपने खुद अज्यूम कर सकते थे जब आप ये पहला चैप्टर पढ़ रहे थे कि यार इलेक्शंस, वी अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, हमने डेमोक्रेसी अपनाई है। नाउ democracy is all about free and fair elections, because we always say in a democracy is for the people, of the people, and by the people. These three things happen in a democracy. If these three things are not there, we cannot
से कि डेमोक्रेसी इज देयर, लोकतंत्र इज देयर। ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है कि लोकतंत्र में जो सरकार होती है वो लोगों से, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा होती है। ठीक है, ये बात समझे आप। अब यहाँ पर इलेक्शंस तो बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होगी। विदाउट डेमोक्रेसी, विदाउट इलेक्शन, नो डेमोक्रेसी। और without democracy, no election. But there are some countries who are getting who are conducting elections, but still there is no democracy. Now you have to tell me what is the example of that country. Okay, चलो लाओ। और मैंने अभी जो है ना आपको एक गाना सा सुना दिया। ठीक है, चलेंगे आगे। चलिए। द डोमिनेशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द years immediately after independence was there। ठीक है, वहां पर था, हमने देखेंगे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी ने फ्रीडम स्ट्रगल में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। पीपल वर नोइंग ओनली वन पार्टी, दैट इज द आईएनसी। आईएनसी आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड पीपल वर, like, this is the only one who gave us freedom. Now gradually what happened, new regional parties emerged. When new regional parties emerged, then people started thinking like they can also ameliorate our problems. Okay, समझ में आई ये बात? ठीक है, हमारी जो कंडीशन है वो ये भी सुधार सकते हैं रीजनल पार्टीज। देन दे स्टार्टिंग electing the regional leaders instead of casting vote to the person who is from INC, Indian National Congress. Okay, so this also happened। ठीक है, domination of the Congress party in the years immediately after independence रहा। अब तीसरा जो चीज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज। Without opposition, can a ruling party rule? No. Who will criticize who will criticize the policies and the rules and regulation? So the opposition is necessary. Opposition should be there. Okay, okay. Opposition वहां पर होना, opposition का काम बहुत बड़ा है। Opposition always has a big role to play in a democracy. Okay. Opposition keeps always in challenging kind of situation of the ruling party। ठीक है, चले आगे। चलिए। Now the name of the chapter is Era of One Party Dominance। Now you yourself can understand that what I am saying, what this particular name of the chapter is saying। Like यहाँ पर era की बात करी जा रही है, एक युग की बात करी जा रही है कि एक particular युग था जहां पर वन पार्टी डोमिनेंस का। तो वो वन पार्टी कौन सी थी? ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट आईएनसी, आईएनसी, आईएनसी। ठीक है, इसने तो अपना रोल निभा दिया था भाई साहब। इसने आईएनसी ने अपना रोल निभा दिया था आजादी के बाद। मतलब सरदार पटेल ने भी निभाया था, आईएनसी ने, पार्टी ने भी निभाया था, पार्टी के सदस्य ने भी निभाया था। बट आपका क्या? आपका क्या? आर यू गोइंग टू प्ले रोल? आर यू गोइंग टू प्ले योर रोल? Just you can join the channel, you can contribute your part, you can play you know a kind of a very significant role in this community. It will help me. It will help me a lot. Okay, and you can subscribe to the channel. You can share it with your friends as well, so that the people also can get the benefit out of it। Okay, so let's start the video। Challenging of building democracy। Leaders in many other countries of the world decided that their country, हाँ बहुत सारी बातें देखिए, जब इंडिया आजाद हुआ था ना, ऐसी बहुत सारी बातें चली थी और ये कैसे होगा, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, ये कैसे मतलब चलाएंगे इसको। यहाँ के पीपल इलिटरेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस समय पर सिर्फ 10-17%, 15 से 17% तक की लिटरेसी रही होगी कंट्री में। और वहां के जो ब्रिटिशर्स भी थे वो भी यही सोच रहे थे, यार ये क्या क्या ही चलाएंगे, क्या आजादी चाहिए इनको। मगर दे वर नॉट हैविंग दिस आइडिया, दे वर नॉट हैविंग दिस आइडिया इन देयर माइंड, दे वर आउट ऑफ देयर माइंड। पागल थे वो उस समय। ठीक है, बकवास कर रहे थे। दे वर टॉकिंग रबिश, रबिश। ओके, सो
काफी सारे लीडर, इवन इंडिया के कुछ मेंबर्स थे, इंडियन इंडियन लीडर्स थे, दे वर आल्सो थिंकिंग लाइक यार, इफ वी गेट द इंडिपेंडेंस ऑन दैट पर्टिकुलर डे, will what will happen यार, will we be able to run this country or efficiently, or run the administration of this country efficiently, or will we encounter certain challenges as well. So these questions were there, ये क्वेश्चंस वहां पर थे, एंड दे वर एनकाउंटरिंग दीज क्वेश्चंस, ठीक है। और कोई जब हम अपनी तरफ से सवाल उठा रहे हैं तो ऑब्वियसली बाहर वाले तो उठाएंगे उठाएंगे ना। आपने सुना होगा मुहावरा, घर खीर तो बाहर खीर, ठीक है। अगर घर 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 अगर अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज हो रहा है, यू वर टाउंटेड, यू वर अब्यूज्ड इन योर होम, एट योर होम, ठीक है। तो भाई साहब बाहर भी तो तुम फिर समझ जाओ अभी आप, ठीक है। They said that the nation unity was the first priority and the democracy will introduce differences and conflict. उनका कहना था कि nations तो भाई तुमने unite कर लिया, ये तो तुम्हारी पहली प्रायोरिटी थी, but if you introduce the democracy, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से डिफरेंसेस क्रिएट कर देगी, क्योंकि जो लोग हैं वो यहाँ पर भिन्न भिन्न हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न है। केरल में अलग है, तमिलनाडु में अलग है, अलग 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 अलग, हर जगह अलग अलग है। और फिर यहाँ पर जो ना लड़ाइयां होने लगेंगी, भाई ऐसा तो नहीं रहा ना, ठीक है। वही चीज तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। ये बात समझे आप, समझ गए। therefore many countries that gain freedom from the colonialism experience non democratic rule, डिफरेंसेस थे वहां पर, कॉन्फ्लिक्ट रहे, बट ऐसा हमारे कंट्री में नहीं रहा। वी वेर दी एक्सेप्शन, वी वेर दी एक्सेप्शन, ठीक है। हम एक एक्सेप्शन का एक्सेप्शन बने। क्यों? हमने अपनी कंट्री को यूनाइट करा, एंड वी कंडक्टेड सक्सेसफुल इलेक्शंस एज वेल, एंड वी स्टार्टेड लिविंग आराम से, आराम से रहने लगे हम, ठीक है। नॉन डेमोक्रेटिक, इसलिए अफ्रीका में जाओगे आप, अफ्रीका, अफ्रीका इज द, अफ्रीका जो है बहुत बड़ी कंट्री है, बल्कि अब कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, तो ठीक है कॉन्टिनेंट है, उसमें काफी सारी कंट्रीज हैं, एंड व्हेन यू गो देयर यू विल सी कि हाँ भाई साहब, यहाँ पर जो ना काफी सारे ऐसी कंट्रीज भी हैं जहां पर अगर एक बार मतलब एक तरीके से उन्हें आजादी मिली, उसके बाद दे ट्राइंग टू यू नो गेन द पावर, एंड अगर कोई भी वहां पर पावर में आ रहा है, ही इज नॉट विलिंग टू लीव दैट चेयर, ठीक है। उस जो पावर वाली कुर्सी है ना, उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, तो वहां पर वो ऑटोक्रेटिक बन जा रहा है, या फिर डेस्पोटिक रूल बन जा रहा है, ठीक है। मगर डेमोक्रेसी वहां पर फिर स्टैब्लिश नहीं हो पा रही है। तो यही सारी चीजें यहाँ पर थी। बट हमारी कंट्री में एक चीज अच्छी है कि जब भी 5 साल में एक बार इलेक्शंस होते हैं ना, जो पावर होती है वो इजिली एक पार्टी से दूसरी लीडर के पास जो मेजोरिटी से विन होकर आता है, उसके हाथ में ट्रांसफर हो जाती है ऑटोमेटिकली, एंड दिस ऑल द थिंग्स आर इंश्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। these all the things are ensured by the constitution, simple thing, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। बट these things takes place, these there are certain differences which takes place when we talk about the countries of the Africa, but क्योंकि वहां पर अगर कोई भी पावर में आ गया, पावर में आ गया, वो फिर कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। एक फेमस कोट है, इफ यू वांट टू जज द करेक्टर ऑफ अ पर्सन, जस्ट गिव हिम पावर, ठीक है। अगर आप किसी इंसान का भी करेक्टर जानना चाहते हैं ना, वो किस तरीके से सोचता है, क्या है क्या नहीं है, उसको पावर दे दो हाथ में, देन ही विल शो द रियल कलर ऑफ हिज माइंड, ठीक है, समझे। So the conditions in India were not very different, but the leaders of newly independent India decided to take the more difficult path. Any other path would have been surprising. Would have been surprising, for our freedom struggle was deeply committed to the idea of democracy. Our leaders were conscious of the critical role of the politics in a democracy. In a democracy, they did not see politics as a problem; they saw it as a way of solving problem. Every society needs to decide how it will govern and regulate itself. There are always policy different policy alternative to choose from. ठीक है, there are different groups with different conflicting aspirations. How do we resolve these differences? Democratic politics is an answer to this question. While competition and power are the two most visible things about politics, the purpose of political activity is and should be deciding and pursuing public interest. This is the route our leaders decided to take. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मानते हैं, मानते हैं भाई साहब कि हमारी जो कंट्री है
वो डिफरेंसेस विभिन्नताओं का देश है। मगर इस चीज को हमारे जो लीडर्स हुआ करते थे, फ्रीडम फाइटर्स जितने भी हुआ करते थे, उन्होंने समझा और उन्होंने ये जाना कि डेमोक्रेसी कैन बी अ चैलेंज, कैन बी अ चैलेंज फॉर अदर नेशंस, बट डेमोक्रेसी विल बी एन आंसर टू आवर चैलेंजेस, to our aspirations. Because in a democracy, we always elect a leader. हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं एंड ही गोज टू द पार्लियामेंट, ही गोज टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ही जस्ट गो देयर एंड ही डज ऑल द थिंग्स। तो यहाँ पर ये सारी चीजें करी जाती हैं। तो यहाँ पर ही डेमोक्रेसी में ही तो पॉसिबल है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है हमारे पास, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी भी नहीं है। ठीक है। तो हमारे जो लोगों की एस्पिरेशंस, अगर वो चाहते हैं दे वांट टू इलेक्ट समवन फ्रॉम देयर एरिया, तो दे कैन डू। इफ दे वांट टू डू समथिंग एल्स एज वेल, वी हैव अ लॉट्स ऑफ फ्रीडम। ठीक है। तो it is possible just because of democracy, and we saw this is the answer to our challenges, because हमारे जो लोग थे उनकी अलग अलग एस्पिरेशंस थी। ठीक है। अलग अलग एस्पिरेशंस थी मेरे भाई। ठीक है। चलिए, अब लास्ट ईयर हमने पढ़ा, हम मतलब पिछली बुक में 11th क्लास की बुक की बात कर रहा है ये। ठीक है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्ट करा 26 जनवरी 1950 में। ठीक है। 26 जनवरी 1950 में। उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब एक स्थायी अस्थायी सरकार बोलते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन से बनने से लेकर पहली बार इलेक्शन जब इलेक्ट होने थे उसके बीच में जो गवर्नमेंट रही उसको बोलते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। जैसे कि मानते हो ना आप, जैसे कि इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब एक नोटिफिकेशन जारी करता है कि फलानी जो डेट है उसको इलेक्शन कंडक्ट होने वाले हैं लोकसभा के, तो उस नोटिफिकेशन से लेने के बाद जब तक इलेक्शन कंडक्ट होकर नहीं आ जाते, एक प्राइम मिनिस्टर चुनकर नहीं आ जाता, उसके बीच में जो सरकार चलती है उसको बोलते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है। वहां पर प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, मगर प्राइम मिनिस्टर कोई भी बिल पास नहीं कर सकते उस समय पर। ठीक है। समझिएगा ये बात आप। ठीक है। कोई भी बिल पास नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये चीज आपको, जब तक कोई नया प्राइम मिनिस्टर चुनकर नहीं आ जाता या फिर वही प्राइम मिनिस्टर दोबारा से इलेक्ट होकर नहीं आ जाता, ठीक है, उस समय जो सरकार चलती है वो इंटरिम गवर्नमेंट होती है। तो ऐसा ही यहाँ पर था, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। ठीक है। एक साइड तो, और दूसरी साइड हमारे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो रही थी। डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होने के लिए हमें इलेक्शन कराने की जरूरत थी। तो इलेक्शन होने के समय से, जब कॉन्स्टिट्यूशन 1946 में बनना चालू हुआ था, वहां से लेकर इलेक्शन होने तक जो गवर्नमेंट बनी उसको हम इंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं उसको। ठीक है। अस्थायी सरकार और आंतरिक सरकार। ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए, इंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है। ठीक है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन जनवरी 1950। सुकुमार सेन हमारे पहले इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बने। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज जो ना 3 मेंबर बॉडी है, पहले ये सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी, बट नाउ इट इज द 3 मेंबर बॉडी। एक चीफ इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमीशन, और दो है इलेक्शन कमीशन, मगर तीनों की पावर सेम है। ठीक है। अगर कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो वो बहुमत से लिया जाएगा। ठीक है, वोट से लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट द इलेक्शन कमीशन डिस्कवर्ड दैट कि हाँ भाई, इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करा दिया। अब इलेक्शन कमीशन ने देखा कि यार, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं कंट्री में, तो इंडिया तो बहुत बड़ा है। ठीक है। इसके लिए काफी सारी चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहले एनर्जी चाहिए होगी भाई साहब। ठीक है। हमें बाउंड्रीज क्रिएट करनी है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। ठीक है। तभी तो हम डेमोक्रेसी में एस्टैब्लिश कर पाएंगे। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी है, पूरे इंडिया को भागों में बांटना है और लोगों को भी बांटना है। ठीक है। तो बांटने का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्रिएट करनी है। ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्टोरल रोल भी प्रिपेयर करने हैं, ताकि किसका नाम लिस्ट में है किसका नहीं है। ठीक है। वो चीजें भी हमें देखनी है। क्योंकि पहले क्या हुआ था ना, जब इलेक्शन कंडक्ट हुए थे पहली बार में तो जो वुमेन्स हैं उनका नाम पता है क्या क्या लिखे थे, कि वो जो है ना, जो ये औरत है, ये जो लड़की है, और ये जो महिला है, ये फलाने की वाइफ है, फलाने की बेटी है, और फलाने की सास है, फलाने की ये है। तो ऐसा ही हुआ करता था, नाम नहीं था। ठीक है। तो ये जो डिस्क्रिपेंसीज हुआ करती थी वो भी निकालनी थी। ठीक है। ये सारे चैलेंजेस ही तो थे।
नो इलेक्शन ऑन दिस स्केल हैड एवर बीन कंडक्टेड इन द वर्ल्ड, इस लेवल पर कभी भी कंडक्ट नहीं हुए थे। ठीक है, तो द इलेक्शन कमीशन ट्रेंड 3 लाख ऑफिसर्स को इलेक्शन कमीशन ने ट्रेन करा, उसके बाद पोलिंग स्टाफ को कंडक्ट करवाए। ठीक है, वहां पर ये जो पोलिंग स्टाफ था उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाए। ठीक है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज आल्सो द फर्स्ट बिग टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन अ पुअर इलिटरेट कंट्री, क्योंकि सब कह रहे थे कि भाई इलिटरेट कंट्री है, क्या ही समझ में आएगा इनको इलेक्शन वगैरह का फंडा, ये वो वगैरह वगैरह बातें तो बनती हैं भाई, हजार बातें बनती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही थी, मगर हम भी कहाँ रुकने वाले थे, हम भी कहाँ रुकने वाले थे। बेशक हमारे यहाँ पर जनता पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर हमने कंडक्ट करा दिए भाई साहब, करा दिया हमने कंडक्ट इलेक्शन। और उसके बाद हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनकर आए ना, वो नेहरू जी बनकर आए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, एंड इंडियन एडिटर कॉल्ड द बिगेस्ट गैम्बल इन द हिस्ट्री, इंडियन एडिटर ने इसको कहा था बिगेस्ट गैम्बल, जुआ, ये जो इलेक्शन हुए थे। ठीक है, जो ब्रिटिश था, एक ब्रिटिश मेंबर था इंडियन सिविल सर्विस का, उसने कहा था कि अ फ्यूचर एंड मोर एनलाइटेंड एज विल बी एस्टोनिशमेंट द एब्सर्ड फार्स ऑफ रिकॉर्डिंग वोट्स ऑफ मिलियंस ऑफ इलिटरेट पीपल। ठीक है, ये चीजें एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट के द्वारा की गई थी। ठीक है, जिसने उसे कहीं ना कहीं, जिसने जो इलेक्शन थे उसको कहीं ना कहीं क्या बताया था, एक तरीके से तमाशा बताया था। ठीक है, द इलेक्शन हैड टू बी पोस्टपोन ट्वाइस, पोस्टपोन करे गए 2 बार, फाइनली हैंड हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 1951 टू 52, इसलिए इनको 1952 के इलेक्शन भी कहा जाता है। इनको कहीं ना कहीं 6 महीने लगे, तो कैंपेन होने में भी, पोलिंग होने में भी और काउंटिंग होने में भी। ठीक है, द इंडियन एक्सपेरिमेंट हैड प्रूव द क्रिटिक्स रॉन्ग, जब वोट वगैरह सब चीज हो गई, इलेक्शन अच्छे तरीके से कंडक्ट हो गए, तो इसने कहीं ना कहीं जो क्रिटिक्स थे, जितने भी इस तरीके के लोग थे जो पाखंड बोल रहे, तमाशा बोल रहे थे, और इस तरीके के लोग भी थे जो इंडिया में थे, ठीक है, उनको भी कहीं ना कहीं प्रूव कर दिया। इंडिया जनरल इलेक्शन ऑफ 1952 बिकेम द लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, इलेक्शन हो चुके थे। ठीक है, ये कुछ पर्सनालिटीज हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप पढ़ लीजिए, ये आपका काम है, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, सारी चीजें आपको पढ़नी है सारी। कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन, हम ये सिंपल सिंपल सा अगर आप इसको भी पढ़ लेंगे ना, देन यू विल गेट टू नो कि हाँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए 1952 में आईएनसी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे, 364। यहाँ पर जो फिर 1957 के जो इलेक्शन हुए 371 आईएनसी को मिली, फिर 1962 के जो इलेक्शन हुए 361 आईएनसी को मिली। यानी हम देख सकते हैं कि लोकसभा में 489 सीट, 494 सीट मिली लोकसभा में, किसको, आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। यहाँ पर देख सकते हैं खाली केरला ही बचा हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही थी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटायर डेमोक्रेसी, फ्रंटायर, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटायर डेमोक्रेसी बोलते हैं, फ्रंटायर एजेंसी, एजेंसी बोलते हैं, फ्रंटायर एजेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी देखिए नागालैंड भी अलग नहीं हुआ है यहाँ से। ठीक है, असम में से मेघालय अलग नहीं हुआ है, यहाँ से मिजोरम अलग नहीं हुआ है अभी। ठीक है, तो अभी देश राज्य बने नहीं है, सिक्किम यहाँ पर है, अभी उत्तराखंड यहाँ से अलग होगा, अभी यहाँ से हिमाचल भी अलग होगा। ठीक है, हिमाचल भी अलग होगा, हरियाणा अलग होगा। ठीक है, फिर यहाँ से झारखंड अलग होगा, फिर यहाँ से छत्तीसगढ़ अलग होगा। ठीक है, अभी और यहाँ से फिर तेलंगाना अलग होगा, और ये केरल तो है ही हमारा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी होनी बाकी रह गई हैं। तो इन 3 सालों में, इन 3 5 सालों में कांग्रेस ने अच्छे से अच्छा खासा रूल करा था। अब वो रीजन क्या था रूल करने का, ठीक है, वो रीजन क्या था रूल करने का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए फर्स्ट टाइम जब कांग्रेस ने आजादी ली, मतलब कांग्रेस जो है ना बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी हर चीज में, और हर बच्चे बच्चे को यही पता था कि हाँ एक पार्टी है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वो ही कहीं ना कहीं उसने बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करा है, जो फाइटिंग में भी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, और फ्रीडम में भी, फ्रीडम में भी, ठीक है, आजादी दिलाने में भी। तो ये सारी चीज सबको पता थी, तो सबका समर्थन किस जगह था, सबका समर्थन था कांग्रेस की तरफ, आईएनसी की तरफ। चलो आईएनसी ने आईएनसी ने पहली बार तो इस तरीके से ले ली, मगर धीरे धीरे आईएनसी में भी फैक्शंस होने लगे, फैक्शंस गुट बनने लगे, फैक्शंस होने लगे, गुट बनने लगे अलग अलग। किसी की आइडियोलॉजी अलग थी, किसी के आइडियाज अलग थे, कोई अलग ही चल रहा था, किसी की अपनी कुछ धारणाएं थी, कोई लेफ्टिस्ट था, कोई राइटिस्ट था, कोई कंजर्वेटिव था, कोई लिबरल था। तो इस तरीके के फैक्शंस आईएनसी में होने लगे, बट दे वर द पार्ट ऑफ द आईएनसी इटसेल्फ।
आईएनसी के ही पार्ट हुआ करते थे। जब ये आईएनसी के पार्ट हुआ करते थे तो आईएनसी को ऑपोजिशन की जरूरत कहाँ थी, ऑपोजिशन की जरूरत कहाँ पड़ी थी। तो जितने भी ये वोट मांग रहे थे कहीं पर जाकर के मैं राइटिस्ट हूँ, मैं ये करवा दूंगा, मैं लिबरल हूँ, मैं बिल्कुल उदारवाद हूँ, मैं ये करवा दूंगा, मैं कंजर्वेटिव हूँ, भाई साहब हमारे जो रूढ़ी जो पुराने ख्यालात है वही रहने चाहिए, इसलिए मुझे वोट दो। फिर जो राइटिस्ट थे भाई साहब मैं ऐसे ये करवा दूंगा, आप मुझे वोट दो। तो इस तरीके की वोट जो ना इन्होंने मांगी जाकर तो इनको मिल गई। ये वोट भी किसको इनडायरेक्टली मिली, आईएनसी को ही मिली। तो आईएनसी इसी तरीके से जीती थी 5 साल तक, मतलब 15 साल तक उसने रूल करा था आईएनसी ने, इसी तरीके से। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपकी यहीं पर लिखी हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इन चीजों को। सिंपल छोटी सी चीज मैंने आपको बता दी यहाँ पर किस तरीके से होती। ठीक है, अब ये जो कांग्रेस फंडा है कि हाँ जो वोट है 100 है, ठीक है, मगर पोल करने वाले 80 लोग गए। ठीक है, 80 में से जो तकरीबन जो 60 वोट हैं वो आईएनसी को मिली। आईएनसी को मिली, आईएनसी को मिली, तो आईएनसी मेजोरिटी में आ गई, मेजोरिटी बहुत बहुमत मिल गई। अब ये तो नहीं है कि 100 में से पूरी की पूरी नहीं, जितनी वोट पूल हुई है वो 100% है, और 100% में से 60% जो वोट है वो आईएनसी को मिली, या 80% वोट आईएनसी को मिली, बाकी जो 20% वोट है वो अदर जो पार्टीज में उसमें पड़ गई। तो 80% वोट यहाँ पर इस तरीके का फंडा है। ठीक है, इस तरीके का फंडा जो यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा ये पूरी चीजें। अब ये राजकुमारी अमृत कौर जी को भी पढ़िएगा आप। ठीक है, यहाँ पर ये जो इलेक्शन कैसे हुए, कैसे इनको वोट मिले, ये चीजें भी आपको देखनी है। क्यों, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी की जो विक्ट्री थी वो केरला में हुई थी, खाली आईएनसी केरला में नहीं आई थी। ठीक है, क्यों, जो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट हैड कम टू पावर थ्रू द डेमोक्रेटिक इलेक्शन, पहली बार, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ रूल कर रही थी इस वक्त, रसिया में, ऑस्टवाइल यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर। ठीक है, समझ में आया आपको बात, और अभी इसको रसिया बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब एज अर्ली एज इन 1957 कांग्रेस पार्टी हैड अ बिटर टेस्ट ऑफ डिफीट इन केरला। ठीक है, 1957 में डिफीट हो गई थी केरला में। ठीक है, इन द असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन मार्च 1950 कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर नंबर जीत कर आई थी। द पार्टी वॉन 60 सीट, 160 126 में से। ठीक है, and had a support of 5 independents. The governor invited EMS नंबू द्रिपद, जो लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उनको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। और यहाँ पर पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी आई, और जब से जो है ना यहाँ पर किसी और पार्टी का दबदबा नहीं रहा, कम्युनिस्ट लेफ्ट फ्रंट। ठीक है, लेफ्ट कम्युनिस्ट फ्रंट आज यहाँ पर रूल कर रही है, लेफ्ट फ्रंट यहाँ पर रूल कर रहा है केरला में आज भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर रही। आर्टिकल 356 तो आप जानते ही हैं, जो प्रेसिडेंट रूल लगता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि देखिए, ऑन लूजिंग पावर इन द स्टेट द कांग्रेस पार्टी बिगेन अ लिबरेशन स्ट्रगल अगेंस्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट। द सीपीआई had come to power on the promise of carrying out radical and progressive policy measures। ठीक है, ये उसके कुछ मेजर्स थे जो उन्होंने कहीं ना कहीं प्रोपोगेट करे उस समय पर, प्रोपोगेट करे। ठीक है, द कम्युनिस्ट क्लेम दैट द एजिटेशन वाज लेड बाय वेस्टेड इंटरेस्ट एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। इन 1959 कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर डिसमिस द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एट इन केरला एंड इम्पोज द कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रेसिडेंट रूल वहां पर इम्पोज कर दिया गया। दिस डिसीजन प्रूव्ड वेरी कंट्रोवर्शियल एंड वाज वाइडली साइटेड एज वन ऑफ द prominent instances of misuse of constitutional emergency power। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी लगा दी थी यहाँ पर। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब भाई तुम्हारे हाथ में से पावर जाएगी देन यू विल डू सर्टेन थिंग्स। ठीक है, तुम कहीं ना कहीं पावर को हथियाने के कहीं ना कहीं हथकंडे अपनाओगे। तो कांग्रेस ने भी वही करा था, कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी थी यहाँ पर, और उसी का नुमाइंदा जो गवर्नर था, गवर्नर ने यहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी को पावर दे दी थी। ठीक है, पावर क्या भाई, वो जीत कर आई थी तो इसलिए उसको पावर दे दी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें हुई, और यहाँ पर जब कांग्रेस ने देखा कि भाई साहब ऐसा तो होना नहीं चाहिए, हम तो पूरे इंडिया में आ रहे हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे, तो इसी तरीके से उन्होंने फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाने के कुछ हथकंडे से अपनाए। ठीक है, द कांग्रेस यहाँ पर देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट, ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी ये कांग्रेस के अंदर ही थी, अंदर ही थी। इसको लीड करा जा रहा था, कौन थे वो लोग, शायद ये ही थे, अच्छा नहीं, आचार्य नारायण देव नहीं थे, कोई और थे, अशोक मेहता और राम मनोहर लोहिया। ठीक है, ये कुछ ऐसे थे जो सोशलिस्ट पार्टी को कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, और कुछ ये भी लीडर्स हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस कैसा रहा, कैसा रहा नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, कैसा रहा उसका नेचर।
भीमराव अम्बेडकर के बारे में भी आप पढ़िए, ठीक है, और डू लेट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक, कुछ आपका होमवर्क है जो आपको करना है, ठीक है, होमवर्क है आपका। इंडिया इज नॉट ओनली द कंट्री टू हैव एक्सपीरियंस द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी, इफ वी लुक अराउंड द वर्ल्ड, इफ वी फाइंड मैनी अदर एग्जांपल्स ऑफ वन पार्टी रूल, जैसे कि यहाँ पर देखिए, चाइना इज बीइंग रूल्ड बाय वन पार्टी ओनली, फिर उसके बाद रसिया भी है, फिर उसके बाद कोरिया भी है, फिर उसके बाद क्यूबा, सीरिया भी है, यहाँ पर वन पार्टी रूल चल रहा है, ठीक है। इन सम कंट्रीज लाइक चाइना, क्यूबा, सीरिया, द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स ओनली सिंगल पार्टी को अलाउ करता है। म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट, एरिट्रिया आर इफेक्टिवली वन पार्टी स्टेट्स ड्यू टू लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स। अभी भी हाल फिलहाल में मिलिट्री का coup हुआ था, कहाँ पर, म्यांमार में, तो वहां पर मिलिट्री चला रही है, ठीक है। अब वहां पर देखिए ना आप, पाकिस्तान में देखिए, वहां पर भी तो मिलिट्री ही है, ठीक है। दिस वाज सिमिलर टू द डोमिनेंस ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस enjoyed in साउथ अफ्रीका आफ्टर द एंड ऑफ अपार्थाइड। यहाँ पर देखिए कांग्रेस का जो एक तरीके से 15 साल तक रूल करने का जो एक तरीके एग्जाम्पल था ना आईएनसी का, वो एक तरीके से कांग्रेस ने जब जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, उसने अपार्थाइड के बाद जो अपार्थाइड खत्म करवाई थी, अपार्थाइड यानी कि रंग भेद की जो भेदभाव हुआ करता था, जिसे हम रेसिज्म बोलते हैं, ठीक है, वो खत्म करवाई थी, अपार्थाइड मूवमेंट चली थी। उसके बाद से यहाँ पर जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को काफी सारे जो वोट मिली थी, और उसने भी काफी लंबे समय तक रूल करा था अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। द रूट्स ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी गो बैक टू द लीगेसी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। मैंने आपको बताया था, लोग इसीलिए तो सराहना कर रहे थे क्योंकि आईएनसी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था फ्रीडम स्ट्रगल में, और कहीं ना कहीं हमें आजादी भी दिलवाई थी, तो लोग इसीलिए उसका समर्थन कर रहे थे। बट ग्रेजुअली जब वहां पर भी काफी सारे गुट बनने लगे, काफी सारी मतभेद होने लगी, तो लोगों ने अपने समर्थन जो ना अपने रीजनल जो पीपल थे उनको देना चालू कर दिया, तो वहां पर जो ना रीजनल पार्टी उभर कर आई। इसलिए हमने देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी जो ना केरला में आई, उसने कहा था कि हम जो ना जो चल रहा है, हमारी जितनी भी रूढ़िवादी चीजें हैं वो चलाते रहेंगे, जैसी चीजें चल रही हैं चलते रहेंगे, ठीक है। ऐसी चीजें वहां पर जो लोग जो इनकी सराहना करेंगे वो इनके पार्ट बन जाएंगे, और फिर उन्हीं को वोट देंगे। तो इस तरीके की चीजें हुई थी यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। बाय द टाइम इंडिपेंडेंस द कांग्रेस वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रेनबो लाइक सोशल कंडीशन। ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें काफी सारी चीजें हो गई थी, काफी सारी पार्टीज एक साथ इसमें आ गई थी, और इसीलिए ये कहीं ना कहीं अलग चल रही थी। मगर धीरे धीरे ये जो फैक्शन है कांग्रेस के अंदर, जितने भी गुट बने थे, ये धीरे धीरे अपने अलग अलग भी लोग होंगे कभी ना कभी, ठीक है। इसीलिए इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यहाँ पर अलग हुई थी, सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अलग हुई थी आगे चलकर, ठीक है। तो देखिए, many of these groups merged their identity within the Congress. Very often, they did not continue to exist within the Congress as the group and individuals holding different belief. In this sense, the Congress was an ideological coalition. कांग्रेस जो थी वो आइडियोलॉजिकल कोalition थी, अलग अलग आइडियोलॉजीज वाले भी इसमें थे, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पर थी, ऑपोजिशन भी यहीं पर मिल गई सारी की सारी, ठीक है। सम ऑफ दीज लाइक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये सेपरेट हो गए थे यहाँ से। क्यों? क्योंकि जब इनका फंडा ही अलग हो गया, क्योंकि जब इनकी मानना ही, इनकी जो बिलीफ वगैरह सब अलग हो गया, तो भाई साहब हम तो अपने अलग चलेंगे, ठीक है। इन्होंने भी सोचा यार एक बार अपना खुद का बिजनेस खोल कर देखते हैं, चल जा तो, ठीक है। तो यही सारी चीजें यहाँ पर हुई थी। टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द फैक्शंस कैसा हुआ, ठीक है। पहली चीज, फर्स्टली देखिए, हम आज के समय जो मोदी जी की गवर्नमेंट चल रही है वो कोalition गवर्नमेंट है, बिहार और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के साथ मिलकर बनाई हुई गवर्नमेंट है एक, ठीक है। तो यहाँ पर जो पावर है, आपको पता है, ये कोalition की काफी सारी डिमेरिट्स भी होती हैं और मेरिट्स भी होती हैं। मेरिट्स ये होती हैं कि हम जो है ना काफी सारी पार्टीज को एक साथ अपने साथ रख रहे हैं, और वहां पर जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा चल रही है। मगर यहाँ पर जो इनस्टेबिलिटी भी होती है, अगर एक पार्टी ने समर्थन हटा लिया तो वहां पर सरकार गिर जाएगी, ठीक है। वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक साथ डिसीजन नहीं ले सकता है, उनको उसको जो है ना दूसरी पार्टी के साथ भी डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई भी पॉलिसी वगैरह मेजर्स वगैरह ले जा रहा है तो उसके लिए भी उसको कहीं ना डिस्कस करना पड़ेगा। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी अपॉइंटमेंट हो रही है तो वहां पर भी उसको दूसरी पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनको भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की लिस्ट में शामिल करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी, ठीक है। तो एक तरीके से इंस्टेबिलिटी ही तो है, एक तरीके से इंस्टेबिलिटी यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। मगर देखिए यहाँ पर our coalition accommodates all those who join it, therefore it has to avoid any extreme position and strike a balance on almost all issues. Compromise and inclusiveness are the hallmark of the coalition, ठीक है। coalition की बात करें, गठबंधन सरकार आज भी जो चल रही है, this strategy put the opposite in a difficulty. Anything that is the opposition wanted to say would also find a place in the program. Obviously जो opposition कहेगी वो भी अपना एक तर्क रखेगी, उसको भी जो प्राइम मिनिस्टर है उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, अपोजिशन की जितनी भी चीजें हैं, यानी जो पार्टी उनके अपोजिशन में खड़ी है उनके साथ खड़ी है, ठीक है।
जो मतलब आंध्र प्रदेश और जो बिहार है वो अपोजिशन नहीं, तो एक तरीके से जब मोदी जी को बहुमत मिली थी, ठीक है, मगर आज वो अपोजिशन कोalition गवर्नमेंट बन चुकी है, गठबंधन सरकार के साथ आ चुकी है, मिल चुकी है। तो अब जो गवर्नमेंट बिहार की और आंध्र प्रदेश की कहेगी उसको भी तो सुनना पड़ेगा मोदी जी को, ठीक है। इन अ पार्टी दैट हैज नेचर ऑफ कोalition देयर इज अ ग्रेटर टॉलरेंस एंड internal differences, ambitions on various groups and leaders are accommodated. The Congress did both these things during the freedom struggle and continue doing this even after independence. That is why even if a group was not happy with the position of the party or with its share of the power, it would remain inside the party and fight the other group rather than leaving the party and becoming opposition. ठीक है, इसी चीज के लिए, क्योंकि भाई एक बैलेंस क्रिएट कर रखा था आईएनसी ने, सबके साथ अच्छे से बिहेव करना, अच्छे से सारी चीजें करना, तो कोई छोड़कर ही नहीं जाना चाहता था, ठीक है, क्योंकि सबको ये डर लग रहा था इफ वी लीव द पार्टी वी विल लॉस्ट आवर एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी तो यहाँ पर, ठीक है। तो एक तरीके से हम बात करें तो कोयलेशन जो था वो वीकनेस की जगह कांग्रेस की स्ट्रेंथ बनाता, क्योंकि वो काफी सारे लोगों की, काफी सारी धारणाओं की, काफी सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर रही थी अकेली ही, ठीक है। तो इस तरीके से भी उसने कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुमत प्राप्त कर रखी थी। In that sense, in the first decade of electoral competition, Congress acted both ruling party और opposition party, ठीक है। इसीलिए this period of Indian politics has been described as the Congress system, ठीक है। अब इमरजेंस ऑफ ऑपोजिशन, ये दो चीजें रह रही है ना। हाँ, अब देखिए, इमरजेंस ऑफ अपोजिशन की बात करते हैं। द रूट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द कांग्रेस पार्टी ऑफ टुडे कैन बी ट्रेस्ड टू द वन और द अदर अपोजिशन, ठीक है। आज जो कांग्रेस पार्टी के जितने भी रूट्स हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से ली जा सकती हैं, या फिर कांग्रेस के जो अदर पार्टीज थे, फैक्शंस बने हुए थे, वहां से ली जा सकती हैं, ठीक है। मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द सिस्टम ऑफर्ड अ सस्टेन, हाँ, ऑल दिस अपोजिशन पार्टी। देखिए, अपोजिशन पार्टी का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल होता है। वो क्या होता है सिग्निफिकेंट रोल, यानी एक तरीके से हम बोल सकते हैं, एक तरीके से बहुत अहम रोल प्ले करती है। पहले चीज कि डेमोक्रेटिक करेक्टर को, अगर कोई भी पार्टी रूलिंग है, ठीक है, उसको चेक एंड बैलेंस देती रहेगी कि ये तुमने गलत कर दिया, ये तुमने गलत कर दिया। तो एक तरीके से डेमोक्रेटिक करेक्टर जो होता है ना, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा सरकार जो बनी जाती है, उसको मेंटेन कर रखते हैं, ठीक है। एक सस्टेन एंड प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म पॉलिसीज का जो रूलिंग पार्टी बनाती है, उसका प्रावधान करती है ये जो अपोजिशन होती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी को चेक करती रहती है हमेशा कि उसकी जो पॉलिसीज है वो सही है, क्या वो अपनी चीजों पर मतलब अटल है, क्या वो उसने कॉन्फिडेंस तो नहीं खो दिया। अगर कॉन्फिडेंस खो दिया, नो कॉन्फिडेंस लेकर कौन आएगा, ऑपोजिशन पार्टी लेकर आएगी, ठीक है। जब ऑपोजिशन पार्टी लेकर आएगी तो रूलिंग पार्टी वहां से हट जाएगी और अपोजिशन पार्टी रूल बनाएगी, ठीक है। कीपिंग द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव अलाइव, कि अगर अपोजिशन हट मतलब रूलिंग पार्टी हट जाती है किसी भी कारणवश से, प्राइम मिनिस्टर मर जाता है तो रिजाइन हो जाएगा पूरे की पूरी पार्टी का, तो वहां पर अपोजिशन पार्टी रहेगी पावर में कि भाई साहब हम बना लेंगे बिल्कुल ही, मतलब कोalition गवर्नमेंट हम ले आएंगे, ठीक है। प्रिवेंटेड द रिसेंटमेंट विद द सिस्टम फ्रॉम द टर्निंग एंटी डेमोक्रेटिक भी नहीं बन सकता, क्योंकि वहां पर फिर अपोजिशन क्रिटिक्स बन जाएगी, अपोजिशन क्रिटिसाइज करेगी और पूरे शहर में हल्ला गुल्ला मचा देगी, ठीक है। और यहाँ पर जो लीडर्स होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनकी जो चीजें होती हैं, उनकी जो स्किल्स होती है, उनको भी सराहना मिलती है कि यार ये तुमने क्या कर दिया यहाँ पर। रूलिंग पार्टी की कि हाँ यार ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए, एक तरीके से ग्रूम कर रहे हैं लीडर्स को, ठीक है। और जो इंडिया है, एक कंट्री है, उसको शेप करती है, ठीक है। In the early years, there was a lot of mutual respect between the leaders of the Congress and those of opposition. The interim government that ruled the country after the declaration of the independence and the first general election included opposition Dr. Ambedkar and Shyama Prasad Mukherjee. अब आपको पता है जब इनकी डिफरेंसेस क्रिएट हुए थे ना, तो इन्होंने कांग्रेस से रिजाइन दे दिया था और वहां पर सीट आ गई थी। मगर वहीं पर अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहता कि यार ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो पूरी प्राइम मिनिस्टर रिजाइन देता और पूरी गवर्नमेंट गिर जाती, वहां पर दूसरी गवर्नमेंट बनती, ठीक है। Thus, the first phase of democratic politics in our country was quite unique. The inclusive character of our national movement, led by the Congress, enabled it to attract different sections, group, and interests, making it broad social ideological, आइडियोलॉजिकल कोalition। आपको तो पता ही है, मैंने आपको बताया काफी सारे गुट इसमें जुड़ गए थे। द की रोल इन द कांग्रेस फ्रीडम स्ट्रगल thus gave it ahead of a start of over others, as the ability of the Congress to accommodate all interests, सारे इंटरेस्ट को अकोमोडेट कर लिया था, बैलेंस बनाया उनके साथ, फिर कोalition गवर्नमेंट बनाई। भाई बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए, ठीक है, बैलेंस बनाना, क्योंकि सब पार्टी अलग अलग चलती हैं। एंड वी विल कम टू द अदर फेज ऑफ लेटर पार्ट ऑफ इन दिस बुक, ठीक है। Thus, the Congress dominance constituted only one phase in the politics of the country. अब दूसरा पार्ट जो हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया
ठीक है, आपका कंप्लीट हो गया। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कैसा लगा। ठीक है, शॉर्ट में बताया है, सही बताया है, पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। सुनना है वीडियो को, अगर पहली बार एक पर सुन रहे हो तो दूसरी बार पर दो पे लगा के सुनो, टेढ़ पर लगा के सुनो, मगर सुनो जो मैं कह रहा हूं वो सुनो, फिर पढ़ो अपने चैप्टर को। मैं गारंटी देता हूँ अगर आपके कोई नंबर छीन ले तो, मैं गारंटी दे रहा हूँ ना। ठीक है, तो यही सारी चीजें, और जो मैंने आपको वीडियो बनाकर दी है ना कि कैसे आपको नंबर अच्छे मार्क्स को फैच करना, वो जरूर देखिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो अब आपका काम बनता है चैनल को ज्वाइन करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब करना चैनल को, और लाइक करना वीडियो को। ठीक है, ये सब्सक्राइब का बटन आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ देयर इज एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड, जो भी आप बताना चाहते हैं और करवाना चाहते हैं, कोई वीडियो चाहते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, इस पैसिव की वीडियो, तो बता सकते हैं। ठीक है, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट विद योर प्रॉब्लम। सो लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स। सो टिल देन, जय हिंद।